जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है अमीबा। अमीबा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन और अधिक विवरण से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अमीबा के कैरेक्टर की, संघ की बात करते हैं। तो अमीबा संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। पहला कैरेक्टर, अमीबा संघ प्रोटोजोआ का एक जंतु है। इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, प्रोटोजोआ का एक जंतु है जो सबसे आदिम प्रोटोजोन्स है। अधिकांश जो जातियां, हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें, तो अमीबा की जो अधिकांश जातियां हैं वो नदियों, तालाब और मीठे जल की जो झीलें हैं, जो पोकर हैं, पानी के जो गड्ढे हैं, उनमें पाई जाती हैं। और एक प्रकार से जो अमीबा है वो परजीवी और रोगकारी जंतु है, पैरासाइट है और डिजीज उत्पन्न करता है, रोगकारी जंतु है। जीवित अमीबा बहुत ही सूक्ष्म प्राणी है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीबा बहुत ही सूक्ष्म प्राणी है। इसको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। इसकी कुछ जातियां या इस कुछ जातियों के जो सदस्य हैं वो 1/2 mm से अधिक व्यास के हो सकते हैं। संरचना की बात करें तो संरचना में ये प्रोटोप्लाज्म, मतलब इनका जो शारीरिक संगठन है, शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, जीवद्रव्य स्तर का होता है, अंग स्तर का होता है, उत्तक स्तर का होता है। तो इनका जो शारीरिक संगठन है, एक यूनिसेलुलर प्राणी है, ये एक कोशिकीय प्राणी है। इसकी जो कोशिका है वही शरीर है, शरीर ही कोशिका होती है। तो शरीर के विभिन्न मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए, कार्य करने के लिए कोई विशेष ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। केवल इनका जो जीवद्रव्य है वो ही सारा शरीर का सारा कार्य करता है। इसलिए इनका शारीरिक संगठन किस स्तर का हो गया? प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का हो गया, जीवद्रव्य संगठन का हो गया। इसके बाद इसकी जो आकृति की बात करें तो आकृति अनियमित होती है, अर्थात जो अमीबा है वो अपनी आकृति को बदलता रहता है। अमीबा आकृति को धीरे धीरे बदलता रहता है। कोशिका में पाए जाने वाले या इसके शरीर में पाए जाने वाला जो कोशिका रस है वो बाहर की ओर प्लाज्मोलेमा आवरण से सुरक्षित रहता है। मतलब शरीर के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाएगी। ये मान लो अमीबा है, ये कोशिका झिल्ली कहलाएगी। इसकी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा तो अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो चारों तरफ से किससे गिरा हुआ है? प्लाज्मा लेमा से गिरा हुआ है। प्लाज्मा लेमा से सुरक्षित रहता है। और इसके दो स्तर पहचाने जा सकते हैं। बाहर की ओर स्वच्छ और कण रहित कांच जैसा गाढ़ा पदार्थ जो अधिक तरल है, दूसरी है कणयुक्त भाग है जिसको आंतररस कहते हैं। और आंतररस में एक बड़ा केंद्रक पाया जाएगा, बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसमें बड़ा केंद्रक भी होता है। संपूर्ण आंतररस अनेक छोटी बड़ी अन्नधानियों द्वारा या एक दो संकोची रसदानी द्वारा भरा रहता है। जो इनकी संकोचनशील रसदानी होती है, इनमें फूड भोजन पाया जाता है। वो अंदर शरीर के आकर वो फट जाती है। फटने के कारण जो भोजन है वो शरीर में फैल जाता है, जिससे ये भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन तथा कुछ लिक्विड पदार्थ होता है। इनके भीतर ही पाचन की क्रिया होती है। मतलब अकेली जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ही पाचन की क्रिया होगी। और संकोचनशील जो रसदानी है उसमें तरल भरा रहता है, मतलब पाचक रस पाया जाएगा उसमें। इसका निर्माण एक छोटी दानी के रूप में होता है, किंतु धीरे धीरे ये बड़ी होती जाती है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, अमीबा में चलने की प्रक्रिया बहुत ही अलग है। देखो, अमीबा के शरीर के बाहर जो उभार पाए जाते हैं उनको सूडोपोडिया बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। सूडोपोडिया, अमीबा के शरीर के बाहर जो उभार पाए जाते हैं उनको सूडोपोडिया बोलते हैं। तो अमीबा में जो गमन की प्रक्रिया है वो सूडोपोडिया के द्वारा कंट्रोल होती है, ये सूडोपोडिया के द्वारा नियमित होती है। अर्थात जो कूटपाद है उन्हीं के द्वारा अमीबा गमन करता है। अमीबा में चलन की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। इसके शरीर में कुछ ऐसे पर्वत निकले रहते हैं जिनको क्या कहते हैं?
सूडोपोडिया नकली पैर, सूडो हो गया ना, नकली पैर हो गया, पोड्स का मतलब पैर हो गया, नकली पैर। पहले चलन की दिशा में कूटपाद निकलता है, फिर कूटपाद धीरे धीरे कोशिका रस में समा जाता है। मतलब जैसे ये अमीबा है, ठीक है, इसको, इस अमीबा को इस ओर मूव करना है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर एक सूडोपोडिया निकलेगा, मतलब इधर का जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ आएगा। सर सूडोपोडिया कैसे बनते हैं? सूडोपोडिया जो शरीर के अंदर, अमीबा के शरीर के अंदर जो फ्लूइड है वो सोल और जेल, सोल और जेल के रूप में रहता है। तो सोल जेल के रूप में बदलता है और जेल सोल के रूप में बदलता है। तो सोल और जेल के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जब इसकी झिल्ली पर दबाव होता है तो झिल्ली बाहर की ओर निकलती है, जिनके कारण क्या बनते हैं बेटा? कूटपाद बनते हैं, और कूटपाद के द्वारा ये क्या करता है? लोकोमोशन करता है, गमन करता है। ओके, चलन की दिशा में कूटपाद बाहर निकलता है, फिर उसी कूटपाद में धीरे धीरे सारा का सारा, ये आई ना बात, इसी कूटपाद में सारा का सारा जो कोशिका द्रव्य है वो समाहित हो जाता है। इसके बाद ही यह साथ साथ नया कूटपाद बनने लगता है। हाइमन और मास्ट के अनुसार, हाइमन और मास्ट जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि कूटपादों का निर्माण जो है भौतिक परिवर्तनों के कारण, तो भौतिक परिवर्तन मैंने बता दिया, सोल जेल सिद्धांत, कूटपाद बनने का सोल जेल सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीबा में कूटपाद का निर्माण, और अमीबा में कूटपाद का निर्माण अलग अलग वैज्ञानिकों ने मत रखे, लेकिन जो हाइमन और मास्ट का सोल जेल सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार ये कूटपाद बनते हैं। शरीर के पिछले भाग में जो कोशिका रस है वो देखो जेल की स्थिति में रहता है, जेल की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और इसके विपरीत आगे का जो है वो जेल में अधिक गाढ़ा होने के कारण सोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार सोल और जेल बनने के कारण कूटपादों का निर्माण होता है। अमीबा का जो ये बॉडी होती है उसमें मुख्य रूप से संकुचितशील रसदानी होती है, फूड वोक्यूल्स होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं, एंडोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस पाया जाता है। अमीबा की बॉडी में मुख्य रूप से ये ऑर्गन होते हैं। अमीबा जीवित प्राणी की तरह अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसके लिए कार्बनिक कण और अर्थात अन्य जो निर्जीव है उनका भक्षण करता है, और कूटपादों के द्वारा ये अंदर ग्रहण करता है। ओके, इसके बाद में संकुचितशील जो रसदानी है वो कोशिका के अंदर पहुंचती है, और कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद में जो लाइसोसोम है उनके साथ जुड़ती हैं, और लाइसोसोम जुड़ने के कारण ये संकुचितशील रसदानी फट जाती है और पूरे अमीबा में भोजन फैल जाता है। ओके, अमीबा में भोजन के पाचन के बाद बाहर निकालने के लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं पाया जाता। पाचन के बाद पचित भोजन का शोषण होता है। जो अपचित भोजन है वो किसी ऑर्गन विशेष द्वारा, किसी तंत्र द्वारा बाहर निकाला नहीं जाता है। परित्याग के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। श्वसन और उत्सर्जन के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होता है। शरीर की सामान्य सतह द्वारा ही श्वसन और उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, इसलिए ये सूक्ष्म पानी में ये गिरा रहता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, परासरण दबाव के कारण इसके अंदर जल पहुंचता है, और एक फिक्स लिमिट के कारण ही इसमें जल अंदर पहुंचता है। प्रजनन की बात करें तो प्रजनन से पहले अमीबा गोलाकार हो जाता है, 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है, फिर इसमें जो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइडेशन हो जाता है, और डिवाइडेशन होने के बाद में 2 अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रतिकूल ऋतु आने पर अमीबा के अन्नधानियों में संकुचितशील जो रसदानी है उसका परित्याग कर देता है और सिस्ट का निर्माण करता है। सिस्ट का निर्माण करने के कारण गर्मी और सर्दी में वो सुरक्षित रहते हैं। पानी सूख जाने के बाद में भी पुटी में स्थगित जो प्राणीक्रम की क्रिया है वो बनी रहती है। बोलता हुआ पानी डालने पर भी पुटी के भीतर अमीबा मरता नहीं है, इसलिए अमीबा को अमर प्राणी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य की आंत में 6 प्रकार के अमीबा रह सकते हैं, उनमें से एक के कारण पेचिस रोग उत्पन्न करता है, जिसे अमीबीय पेचिस भी कहते हैं। अमीबा आंत के ऊपरी सतह को छेद कर भीतर घुस जाता है, जिसके कारण आंत में घाव हो जाते हैं, और कभी कभी ये लीवर तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण लीवर में भी घाव उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अमीबा के बारे में हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, और इसका जो डायग्राम है वो भी आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पास कोर्स में अभी ये पॉइंट जुड़ा गया है। ठीक है, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।